स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी व्याकरण का लेसन 1, जिसका नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। आज इस लेसन में हम भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में जानेंगे। लेसन शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है और लिपि क्या होती है। बाकी डिटेल हम इस लेसन में पढ़ेंगे। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव, विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के नियमों को, लिखना, बोलने के और लिखने के नियमों को सीखते हैं। इसके अलावा जो लिपि होती है वह उसके अंतर्गत भाषा को लिखने के चिन्ह, संकेतों का व्यवस्थित अध्ययन होता है। मतलब जैसे वर्ण होते हैं, उनकी जो व्यवस्थित ढंग से लिखने को हम लिपि कहते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। ये चित्र है, इसमें एक बच्चा बैठा हुआ है और इसकी माँ, ये इशारा कर रहा है अपनी माँ की तरफ। ये ट्रैफिक लाइट दी हुई है और ये एक पिक्चर दी हुई है, टीचर खड़ी हुई हैं और बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर उनको इशारा कर रही है। उपयुक्त चित्रों में दिखाए गए संकेतों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि क्या समझाया गया है। नन्हा बच्चा माँ को बुलाने का संकेत कर रहा है। हरी बत्ती जलने का संकेत दे रही है। अध्यापिका विद्यार्थियों से शांत बैठने के लिए संकेत कर रही है। संकेतों के माध्यम से कुछ बातें कही जाती हैं, मगर सभी बातें संकेतों से नहीं कही जा सकती। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बोलना अथवा लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि जो संकेत होते हैं उनके द्वारा हम कुछ बातों को तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बातों को हम नहीं समझ पाते कि सामने वाला हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो सही से समझने के लिए हमें बोलने या फिर लिखने की ज़रूरत होती है। स्पष्ट रूप से उसको लिखना और बोलना ज़रूरी होता है। भाषा परस्पर भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन या माध्यम है। मतलब परस्पर भाव और विचारों के आदान प्रदान के लिए, मतलब अपनी बात को समझाने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन या फिर माध्यम है। भाषा का मुख्य आधार ध्वनि एवं संकेत है। मतलब भाषा का जो बेस होता है वो ध्वनि या फिर संकेत होते हैं। आरंभ में मनुष्य की भाषा का रूप सांकेतिक था। मतलब इशारों से जो व्यक्ति था वो बात को बताया करता था, पर जो अभिव्यक्ति के साधन विकसित होते गए त्यों भाषा का रूप लिखित होता गया। जैसे जैसे अभिव्यक्ति के साधन विकसित होते चले गए, उनमें विकास होता चला गया, उसी तरीके से फिर वैसे वैसे ही भाषा का जो लिखित रूप है वो भी विकसित होता चला गया। अतः भावों एवं विचारों को लिखित एवं मौखिक रूप में अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। किसको? भावों और विचारों को लिखित, मतलब लिख करके या फिर मुंह से बोलने से मतलब लिख करके या फिर मुंह से बोल करके हम जो प्रकट करते हैं अपनी बातों को, अपने विचारों को जो प्रकट करते हैं, करने के माध्यम को, इसी माध्यम को भाषा कहा जाता है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन ही भाषा है। मतलब अपने विचार तो बोलकर या फिर लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को सुनकर या फिर पढ़कर समझ लेते हैं, उसी साधन को भाषा कहते हैं। प्रमुख भारतीय भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं। भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं दी हुई हैं: सिंधी, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, कोंकणी, तमिल, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, मलयालम, मराठी, कश्मीरी, असमिया, मैथिली, बोडो, डोगरी। इसके अलावा एक भाषा और होती है जो इसमें नहीं लिखी हुई है, क्योंकि भारत की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो 22 हैं, तो इसमें 21 लिखी हुई है। 22 जो भाषा होती है उसका नाम है संथाली। भाषा के भेद, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है:
मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा, भाषा का मौखिक रूप ही मूल रूप है। मूल रूप मतलब भाषा का मूल रूप, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है लैंग्वेज की, जो मेन रूप है, मूल है, वो मौखिक है। बोलकर ही सबसे पहले जो व्यक्ति है वो भाषा को सीखता है। अपने आसपास के परिवेश से बच्चा बिना प्रयास के जो भाषा सीख जाता है वह भाषा का मौखिक रूप होता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह लिखना नहीं सीखता है, बल्कि अपने आसपास के परिवेश से, वहाँ का जो वातावरण है उससे वह कुछ शब्दों को बोलना सीख जाता है, जो कि मौखिक रूप होता है। इसको हम सुनकर ग्रहण करते हैं, जैसा हमने सुना वैसे ही हम बोलना शुरू कर देते हैं अनुकरण करके। यह भाषा का बोलचाल का रूप है। भाषा का यही रूप सबसे अधिक स्वाभाविक और व्यापक है। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति बोलकर तथा सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। किसमें? जिस रूप में व्यक्ति बोल करके अपनी बात को बताता है और सुन करके दूसरों की बातों को समझता है, तो वो जो होता है वो भाषा का मौखिक रूप होता है। इसमें क्या होता है? बोलकर और सुनकर के विचारों का आदान प्रदान होता है। लिखित भाषा, उच्चारित भाषा की ध्वनियों को लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट करने से लिखित भाषा बनती है। मतलब जो बोला जाता है, बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको लिखित रूप में अगर हम लिख दें, लिख करके जो प्रकट करते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको लिख करके प्रकट करते हैं, तो ये जो भाषा का ये लिखित रूप बन जाता है। लिखित भाषा को सीखने के लिए प्रयत्न और अभ्यास की आवश्यकता होती है। लिखित को सीखने के लिए, जबकि हमें मौखिक को सीखने के लिए किसी भी प्रयास की ज़रूरत नहीं होती है, अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लिखित को सीखने के लिए हमें प्रयत्न और अभ्यास की ज़रूरत होती है। लिखित भाषा का स्थायी रूप है जिससे हम अपने भावों और विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान का संचय करते हैं। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है वह लिखित भाषा कहलाती है। जो भाषा है यह स्थायी होती है, मतलब जो लिखित भाषा होती है वो स्थायी रूप होता है भाषा का। इसमें क्या है, हम ऐसे लेके वैज्ञानिक पढ़ते हैं, फिर संज्ञा पढ़ते हैं, भाषा पढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हम बड़े हो जाते हैं और फिर अपने बच्चों को भी इसी तरीके से हम सिखाते हैं। ऐसे भाषा, लैंग्वेज, यही सारी मतलब एक तरीके से स्थायी होता है जो पीढ़ी दर चलता रहता है। सांकेतिक भाषा, जब हम अपनी बात को इशारे से या संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, इशारा करके या फिर संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, तो उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। हम सिर हिला रहे हैं या कोई हाथ का इशारा करके कुछ बता रहे हैं, तो ये सभी जो हैं वो भाषा के सांकेतिक रूप हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस रुकने का इशारा करता है या फिर चलने का इशारा करता है, तो वह भाषा का सांकेतिक रूप है। नोट, सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं मिला है। व्याकरण में केवल 2 ही भाषा को स्थान मिला हुआ है, लिखित और मौखिक भाषा। बोली, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी स्थान विशेष पर, स्थानीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको बोली कहते हैं, जैसे भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी आदि। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। स्थानीय भाषा जो होती है उसको बोली कहा जाता है। भाषा और बोली में अंतर, भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं? भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है। भाषा का लिखित साहित्य और व्याकरण होता है, मतलब नियम होते हैं इसको सीखने के, जबकि बोली केवल उच्चारण तक ही सीमित होती है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग में लाई जाती है। जो भाषा है
वो बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है, ज़्यादातर सभी जगहों पर बोली जाती है, लेकिन जो बोली होती है उसका एक क्षेत्र निश्चित होता है, स्थानीय केवल जो क्षेत्र है उसका निश्चित क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में वो बोली जाती है। व्याकरण। व्याकरण का सामान्य अर्थ शब्दों का विश्लेषण है। शब्दों का विश्लेषण करना मतलब व्याकरण। यह भाषा के मानक रूप का निर्धारण करती है। यह भाषा को शुद्धतम रूप में लिखना बोलना सिखाती है। भाषा को सही तरीके से लिखना और बोलना सिखाती है। कौन? व्याकरण सिखाती है। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को सही से लिखना, शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान होता है। मतलब भाषा एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम किसी भी भाषा को सही से बोलने, लिखने और पढ़ना सीखते हैं, उसी को हम व्याकरण कहते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान कराता है उसी को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के विभाग। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा अक्षर होते हैं। वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं और इन्हीं शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं। जैसे कै, मैं, लै, घै, रै, जै, आ, तै, आ, है, ए, ये सभी क्या है? ये वर्ण हैं और इन्हीं के संयोग से शब्द बनते हैं और फिर शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं। ठीक, इन वर्णों के संयोग से कमल, घर, अलग अलग शब्द हैं ये, कमल, घर, जाता है आदि शब्द बनते हैं। इन्हीं शब्दों के संयोग से वाक्य, जैसे कमल घर जाता है, तो पहले ये वर्ण दिए थे, इन वर्णों की हेल्प से हमने, इन वर्णों के संयोग से हमने शब्द बनाया, फिर शब्दों से हमने वाक्य बना दिया। जैसे कमल घर जाता है बन जाता है, मतलब इस तरीके का एक वाक्य बन जाता है शब्दों के संयोग से। अतः व्याकरण के 3 विभाग अथवा अंग माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम क्या सीखते हैं? इस विभाग के अंतर्गत वर्णों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब जैसे वर्ण हैं आपके ए, आ, स्वर, व्यंजन, इसके अलावा इनके भी पार्ट्स हो जाते हैं, तो इन सब के बारे में हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। शब्द विचार, इस विभाग के अंतर्गत शब्दों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। शब्दों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे शब्द होते हैं सार्थक, निरर्थक, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उन सब के बारे में हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। वाक्य विचार, इस विभाग के अंतर्गत वाक्यों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे जो वाक्य हैं उनके कितने प्रकार होते हैं? सकारात्मक, नकारात्मक, और बहुत सारे होते हैं, प्रश्नवाचक, इस तरीके से बहुत सारे और भी वाक्य होते हैं जिसका अध्ययन हम वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं। व्याकरण के विभाग। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत रचना के आधार, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्दों की व्याख्या की गई है। इसके अलावा फिर रूपांतरण के आधार पर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया, विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आदि। और वाक्य विचार में रचना के आधार पर वाक्य और फिर अर्थ के आधार पर वाक्य। लिपि, प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। जो हर एक लैंग्वेज होती है, प्रत्येक लैंग्वेज अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। इसके लिए मुख द्वारा उच्चारण की गई ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो हम मुंह से बोलते हैं उनके लिए कुछ चिन्ह, संकेत निर्धारित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम लिखते हैं। जो उच्चारित की गई, जो हम बोलते हैं उसको लिखते हैं उन चिन्हों के माध्यम से। जैसे मैंने बोला हम, तो इसमें जो चिन्ह हुए हैं वो कौन कौन से चिन्ह, संकेतों का यूज़ किया गया है और मैं, तो ये हमारे चिन्ह हैं।
इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को, मतलब जो हम बोलते हैं उनके जो निश्चित किए गए चिन्ह हैं, जो उच्चारित हम कर रहे हैं उसके लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उनको लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे इधर भाषा दी है, इधर लिपि दी है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी। नोट: एक ही शब्द को विभिन्न लिपियों में लिखा जा सकता है। एक ही शब्द को अलग अलग लिपियों में लिखा जा सकता है। जैसे हम हैं, हमको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो वो वी लिखा जाएगा, WEV। हम है में हम। उसी तरीके से उर्दू में, फारसी में, उर्दू, पंजाबी और भी बहुत सारी लैंग्वेज में उसको लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार होता है। यह ज्ञान का संचित कोश होता है। प्रत्येक भाषा मतलब लैंग्वेज में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार होता है। यह ज्ञान का संचित कोश है। युगों से प्राप्त ज्ञान को एकत्र किया जाता है। एकत्र किया गया ज्ञान ही साहित्य है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि ज्ञान के संचित कोश को, मतलब संचित मीन्स इकट्ठा किया गया, कोश मीन्स खजाना, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के प्रकार: साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य और दूसरा होता है हमारा पद साहित्य। गद्य साहित्य क्या होता है? जिन विचारों को साधारण रूप में लिखते हैं वे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक, पत्र आदि, ये सभी गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। इसके अलावा पद साहित्य जिन विचारों को काव्य शैली मतलब एक तरीके से कविता में प्रस्तुत किया जाता है वे पद साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कविता, गीत, पद, दोहा, छंद, चौपाई आदि। अब इस लेसन का अभ्यास हम करेंगे। जैसे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा कहते हैं, किसको कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। अनेक प्रकार के संकेतों को, अस्पष्ट ध्वनियों को, पढ़ने के ढंग को, विचारों तथा भावों के आदान प्रदान को। तो इसका 4 नंबर करेक्ट है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध ज्ञान को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, लिखने के चिन्हों को, बालक जो भाषा घर पर सीखता है। तो 3rd नंबर इसका सही है। लिखने के चिन्हों को लिपि कहा जाता है। प्रमुख भारतीय भाषाओं की संख्या है तो कितनी है? 4 है, 4 है, 12 है, 22 है या फिर 10 है। तो जो प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं उनकी संख्या 22 है। सही कथन पर सही तथा गलत का चिन्ह लगाइए। गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा के 3 रूप होते हैं, सही है या गलत है? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके अलावा तो ये हमारा हो जाता है सही। इसके अलावा नेक्स्ट वन, बोली का क्षेत्र व्यापक होता है, गलत। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, व्यापक नहीं होता है। इसके अलावा भाषा और बोली में अंतर होता है, बिल्कुल सही, भाषा और बोली में अंतर होता है। ज्ञान के सिंचित कोश को साहित्य कहते हैं, ये भी सही है। ज्ञान के सिंचित कोश को साहित्य कहा जाता है। अब ये एक वर्ग जाल दिया गया है जिसमें से हमें भाषाएं छांट करके लिखनी है, भारतीय भाषाएं छांट करके लिखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ये है हमारा कन्नड़, ये हमारा कन्नड़ बन जाता है इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा कश्मीरी बन जाता है। ये 2 लैंग्वेज हो गई हैं। और इस तरीके से हमारा ये तेलुगु इसमें दी हुई है, और यहाँ पर ये उर्दू भी दी हुई है। यहाँ ये कोंकणी दी हुई है, कोंकणी लैंग्वेज, ये इतना है केड़ी कोंकणी। और इसके अलावा हमारी दी हुई है उड़िया, ये यहाँ से यहाँ तक ही उड़िया है। और इसके अलावा हमारी ये संथाली दी हुई है।
और ये नेपाली दी है, यहाँ पर नेपाली हो गई है। और हमारी संस्कृत दी हुई है ये यहाँ। और इसके अलावा जो हमारी दी हुई है उड़िया, नेपाली, कश्मीरी, कोंकणी, सारी भाषा ये हमारी कवर हो गई हैं। एक तमिल और यहाँ पर ये दी गई है। तो ये सभी इसके अंदर लैंग्वेज दी गई हैं वर्ग जाल के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा सुमेल कीजिए। सुमेल कीजिए में दिया गया है पंजाबी की, इधर लिपि दी गई है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी होती है, उर्दू की होती है फारसी, इसके अलावा हिंदी और संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। ये था लेसन 1 क्लास 7 का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक